मैनुअल राउटिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग। अगर आपको याद हो, एक मैंने चार्ट बताया था, तो डायनेमिक राउटिंग में दो टाइप के प्रोटोकॉल हैं, आईजीपी एंड ईजीपी, राइट। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम नोटिस करें, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक राउटिंग, हमने अभी इससे पहले किया थी, अभी हमने डिफॉल्ट राउटिंग नहीं की ना, तो एक काम करते हैं, पहले हम डिफॉल्ट राउटिंग कर लेते हैं। बहुत छोटी सी लैब है, राइट। फिर हम आते हैं डायनेमिक राउटिंग पे। तो पहले हम डिफॉल्ट कर लेते हैं। और डायनेमिक राउटिंग में आप नोटिस करें कि दो टाइप की होती है, आईजीपी प्रोटोकॉल्स, ईजीपी प्रोटोकॉल्स। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था बहुत सिंपल वे में, अगर आप समझो कि व्हाट द मीन्स ऑफ आईजीपी प्रोटोकॉल्स, तो जो प्रोटोकॉल्स इंट्रानेट में यूज किए जाएंगे, इंट्रानेट, उनको कहेंगे हम आईजीपी। जो इंटरनेट में यूज किए जाएंगे उसको कहेंगे ईजीपी। समझ में आया? मतलब इंट्रानेट में रीचेबिलिटी बनाने के लिए हम आईजीपी प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे, और इंटरनेट में रीचेबिलिटी बनाने के लिए ईजीपी प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। समझ में आया? और टेक्निकली क्या डिफरेंट है इनमें, ये आगे देखेंगे, राइट। अभी एक हिचली तौर पे आप ऐसा समझ लो, पर टेक्निकली ये अलग तरीके से काम करते हैं। ये ऑटोनोमस सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले जब ऑटोनोमस सिस्टम आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट द मीन्स ऑफ आईजीपी एंड ईजीपी। ठीक है। डिफॉल्ट राउटिंग को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक लैब बना लेते हैं। मान के चलो एक मेरा राउटर है जो कि कनेक्टेड है मेरे सर्विस प्रोवाइडर राउटर से। और यहाँ पे हमारा पूरा आईएसपी है, और इंटरनली आपने एक स्विच बना रखा है, या वायरलेसली या वायर्ड कनेक्शन कुछ भी हो। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल लैपटॉप डेस्कटॉप को कनेक्ट कर रखा है। ये जो नेटवर्क कहलाएगा, ये हमारा लैन कहलाएगा, या इंट्रानेट, या दिस इज अवर लैन। और ये हमारा क्या कहलाएगा, वैन। वैन या इंटरनेट, दिस इज इंटरनेट। ठीक है, समझ में आया? ये कौन सी केबल है जो आप आईएसपी लेके आए? जैसे मान के चलो आपने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या हुआ, एक केबल खींच के लेके आएगा, केबल लेके आएगा, और वो अपने आप होम बेस मॉडेम में कनेक्ट कर देंगे। होम बेस मॉडेम में लिखा होता है ये वैन पोर्ट है, राइट। तो उस वैन पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे, और लैन पोर्ट से अपने सारे लैपटॉप डेस्कटॉप या वायरलेसली आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। तो जो वाईफाई नेटवर्क क्या है, वायरलेस लैन है, राइट। और जो आप केबल यूज करते हैं, लैन केबल, इथरनेट केबल, तो वो क्या है, वायर्ड लैन है। समझ में आया? पर दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, उनके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एक ही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो लैन की कनेक्टिविटी वायरलेस से कनेक्ट कर रखी है, वायरलेस लैन एंड वायर्ड लैन, दोनों का मतलब समझ में आया? वायरलेस लैन किससे बनाते हैं हम, वाईफाई नेटवर्क के थ्रू, राइट। वाईफाई नेटवर्क क्या है, हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी है, रेडियो वेव्स है, राइट। ये वही रेडियो वेव्स है जिससे आप 3G चलाते हैं, 4G चलाते हैं, या जो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं, आपका जो टीवी चलता है, वही रेडियो वेव्स है, रेडियो सिग्नल्स। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, तो अलग अलग इनका जो ट्रांसमिशन वगैरह अलग होता है। जैसे आप डीटीएच लगाते हैं ना, वो भी क्या है, हमारे रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स। इसी तरह वाईफाई भी रेडियो वेव्स है,
जो कि काम करता है 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज पे, राइट। आपने शायद आपने एक चार्ट पढ़ा होगा 10th या 12th में, इसमें पढ़ते हैं ना एक्सरे, गामा रे, राइट। तो वही सिग्नल्स है। तो जो वाईफाई जब हम डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या रेडियो वेव्स है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है और ये किस तरह से काम करते हैं, राइट। तो अभी निश्चित तौर पे आप क्या समझे, चाहे वायरलेस लैन हो चाहे वायर्ड लैन, वो एक ही लैन। तो वाईफाई क्या है, एक वायरलेस लैन बनाने का एक तरीका है, दोनों में इंटरनेट चलेगा, ठीक है। चाहे मैं अभी मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, राइट, या फिर मैं लैन से भी कनेक्ट कर सकता हूं, पर एक ही लैन, ठीक है। आपने डीएनएस का नाम सुना है? डीएनएस पता ही होगा, क्या करता है डीएनएस? हाँ, रिजॉल्व करता है आईपी टू डीएनएस, डोमेन टू आईपी। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में डीएनएस ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस इतना ही है कि ये डोमेन टू आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है, क्या जरूरत पड़ती है हमें आईपी को कन्वर्ट करने की? देखो, हाँ, ये भी एक रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि राउटर सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस समझता है, वो ना गूगल समझता है ना वो फेसबुक समझता है। ही कैन अंडरस्टैंड ओनली आईपी, ठीक है। और हम आईपी याद नहीं लिख सकते। अगर डीएनएस नहीं होता तो हर एक वेबसाइट किससे खुलती, आईपी से खुलती। तो आप कोई भी वेब पेज को डोमेन से खोल ले या आईपी से खोल ले, बात एक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी वेबसाइट की आईपी एड्रेस पता करना है तो कैसे करते हो, सिंपली उसको पिंग कर लो, या एनएस लुकअप से भी कर सकते हैं आप। एनएस लुकअप, पिंग कर लो, एक उसकी कमांड में शायद भूल गया। जैसे मैं फेसबुक की आईपी पता करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फेसबुक को पिंग कर लूंगा। तो दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द फेसबुक, राइट। तो यही सेम आईपी मैं अगर मैं ब्राउजर पे टाइप करूंगा, यही सेम आईपी अगर मैं ब्राउजर में टाइप करूं, सिंपली यही आईपी पेस्ट कर देता हूं, एंटर मारूंगा तो फेसबुक खुल जाएगा। तो आप चाहे आईपी से खोलो चाहे आप डोमेन से खोलो, एक ही, राइट। पर डोमेन हमें क्यों बनाना पड़ा, डीएनएस क्यों क्रिएट करना पड़ा? क्योंकि राउटर्स डोमेन नहीं समझता, ठीक है, इंस्टेंट ओनली आईपी, राइट। तो अब इंटरनली डोमेन भी बना सकते हैं, मतलब डीएनएस सर्वर बना सकते हैं, या आप इंटरनेट का डोमेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ट्रैफिक की फ्लो की बात करते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे कोई लैन में किसी ने टाइप किया google.com, राइट, किसी ने ये टाइप किया। सबसे पहले क्या जाएगा, डीएनएस के लिए रिक्वेस्ट जाएगी, राइट। और वो आईपी कन्वर्ट करके, जैसे मान के चलो ये आईपी है आपकी गूगल की, वैसे है फेसबुक की कोई बात नहीं, ये एक आईपी एड्रेस है गूगल की, मान के फॉर एग्जाम्पल, राइट। आपके पीसी को पता चल गया कि कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है। ये ट्रैफिक किसको भेज देगा, डिफॉल्ट गेटवे को भेज देगा। और डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, हमारा राउटर ही डिफॉल्ट गेटवे बनता है। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब क्या होगा कि उस नेटवर्क से बाहर जाने का पाथ, जो आपको नेटवर्क से बाहर लेके जा सकता है, जो आपको लैन से बाहर लेके जा सकता है, वो हमारा गेटवे बनेगा। जैसे ये एक रूम को लैन समझो, अगर आपको इस रूम से बाहर जाना है तो उस गेट से बाहर जाएंगे, तो वो गेट क्या कहलाएगा हमारे लिए, डिफॉल्ट गेटवे। बात समझ में आया? तो डिफॉल्ट गेटवे को भेज दिया, और डिफॉल्ट गेटवे को क्या बोल रहा है कि भाई इस आईपी एड्रेस पे मुझे लेके जाओ। अब राउटर क्या करेगा, राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राइट। और राउटिंग टेबल में ये चेक करेगा क्या मुझे इस पाथ की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। पाथ की इंफॉर्मेशन होगी तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा नेक्स्ट हॉप को। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो रिप्लाई करेगा कि भाई मुझे नहीं पता ये कहाँ है। तो आपको क्या एरर आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बात समझ में आया? अब आप ये जो राउटर है, जो डिफॉल्ट गेटवे है, ये तो हमारी राउटर होगा ना, हमारी कंपनी का, जो मैंने खरीदा, राइट। क्या आपको लगता है कि आप इस राउटर पे पूरी दुनिया की ग्लोबल टेबल को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब दुनिया के हर एक वेबसाइट को मेंटेन कर सकते हैं आप? क्या हमारे राउटर मेंटेन करता है?
देखो जो आईएसपी का राउटर होता है ना, सर्विस प्रोवाइडर राउटर, ये एक टेबल मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। ग्लोबल राउटिंग टेबल, इस ग्लोबल राउटिंग टेबल में दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क है इंटरनेट में, उन सब का टेबल वो मेंटेन करता है, राइट। जिसमें तकरीबन आप मान के चलो 1 मिलियन से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा राउट्स होते हैं। देयर आर मोर देन 5 lakhs ऑफ राउट, राइट। अब इसमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा राउट है जो आईएसपी राउटर मेंटेन कर रहा है, राइट। जैसे आप स्टैटिक राउटिंग करने के बाद राउटिंग टेबल कैसे चेक करते हैं? स्वाइप राउट, तो आपको 2 या 3 राउट दिखाता है, राइट। अब इमेजिन करो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर राउटर में जाके स्वाइप राउट कमांड देंगे तो आप पूरा दिन एंटर मारते रहेंगे राउटिंग टेबल देखने के लिए। वो इतनी बड़ी होती है, आप एंटर मारते रहेंगे, वो खुलता रहेगा खुलता रहेगा खुलता रहेगा, पूरे दिन एंटर मारेंगे आप, मतलब पूरे दिन ही देखते रहेंगे, इतनी बड़ी ग्लोबल राउटिंग टेबल है। तो मेमोरी बहुत कंज्यूम करता होगा, महंगा भी होता होगा, राइट। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक डिफरेंट सीरीज है जिसको हम आईएसआर सीरीज बोलते हैं, और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS XR सीरीज होता है। शायद आपको याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सिस्को डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। एक तो हमारा iOS सिंपल जो हम यूज कर रहे हैं, एक होता है हमारा iOS XR सीरीज, दूसरा होता है NXOS। तो जो iOS सिंपल, ये जो आपको दिख रहा है iOS सिंपल, iOS सिंपल ये जो होता है ये इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए होता है। इंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब क्या होगा? व्हाट द मीन्स ऑफ इंटरप्राइज हार्डवेयर? जो ऑर्गेनाइजेशन लगते राउटर, क्या? कंपनी राउटर, जो बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन राउटर, बिजनेस राउटर, राइट। बिजनेस राउटर मीन्स ऐसे हार्डवेयर जो कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा। जैसे अप्रॉन है, अप्रॉन जो हार्डवेयर यूज कर रहा है वो हमारा इंटरप्राइज नेटवर्क राउटर है, राइट। ये क्या कहलाते हैं? वाईफाई मॉडेम, ये होम बेस कहलाते हैं। होम बेस मतलब छोटे से नेटवर्क के लिए 8-10 यूजर आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे अप्रॉन है, इसके पास खुद के ही 60-70 एम्प्लॉय है, तो डेफिनेटली उसको सिस्को राउटर यूज करना पड़ेगा, बिजनेस राउटर, राइट। तो ऊपर बिजनेस राउटर रखी है, जो आईएसपी की केबल है वो फायरवॉल में कनेक्टेड है। फायरवॉल के बाद हमारे पास 4 राउटर्स हैं, उसके बाद मल्टीपल स्विचेस हैं, और उन्हीं स्विचेस से लेके होम बेस मॉडेम कनेक्टेड है, जो कि एक किसी रूम के लिए होता है वायरलेसली। समझ में आया? तो इंटरनेट केबल इससे कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट केबल फायरवॉल से कनेक्टेड है। फायरवॉल से राउटर है, राउटर से स्विच है, और स्विच से केबल आ रही है जो इसमें कनेक्टेड है, और इससे हम वायरलेसली रन बना रहे हैं। बात समझ में आया? ठीक है। तो आईओ सिंपल किन में चलेगा? एंटरप्राइज नेटवर्क हार्डवेयर में चलेगा, ठीक है। अब दूसरा है iOS XR सीरीज, ये सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स के लिए है। सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स के लिए हम जो सीरीज होती है उस राउटर को बोलते हैं आईएसआर सीरीज, ठीक है। तो ये किसके लिए होंगे? आईएसआर सीरीज आईएसपी नेटवर्क के लिए। अब जैसे एयरटेल है, एयरटेल आईएसपी है, जियो आईएसपी है, टाटा आईएसपी है, तो वो सिस्को के कौन सी सीरीज खरीदेगा? एक्सआर सीरीज खरीदेगा। देखो राउटर राउटर होता है, बेसिक फंक्शनलिटी सबकी सेम है, लेकिन क्या होता है जरूरत के हिसाब से हम हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करते हैं, जरूरत के हिसाब से। अब एक बताओ, मान के चलो कि आपको एक स्मार्टफोन लेना, आपकी मम्मी के लिए या फिर आपको पेरेंट या फिर ग्रैंडफादर के लिए आपको स्मार्टफोन लेना है, राइट। उनको ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं पता, उनको क्या है कि फोन आया, उठाया और बाहर काट दिया, इतना काम है उसका, राइट। तो क्या आप 8 GB वाला रैम वाला स्मार्टफोन खरीदेंगे? 1 लाख वाला नहीं खरीदेंगे। आप एक सस्ता सा जो अच्छा हो, स्लिम हो, बैटरी अच्छा हो और ज्यादा फीचर्स ना हो उसमें, ऐसा स्मार्टफोन खरीदेंगे आप। पसंद आया? अब मान के चलो कि आपको गेम खेलने का शौक है, आपको गेम खेलना है, राइट। तो आप कौन से स्मार्टफोन खरीदेंगे? ग्राफिक्स मेमोरी वाला, राइट, जिसमें ग्राफिक्स मेमोरी हो। जैसे मुझे लैपटॉप में गेम खेलना है तो मैं स्पेसिफिक किस पे फोकस करूंगा? ग्राफिक्स मेमोरी पे फोकस करूंगा, और ऐसे प्रोसेसर पे फोकस करूंगा जो ग्राफिक्स ज्यादा प्रोसेस कर सके। जैसे AMD जो प्रोसेसर है वो स्पेसिफिक फेमस है ग्राफिक्स के लिए,
तो अगर गेमिंग के शौकीन है तो आप लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर प्रेफर करेंगे? AMD का प्रोसेसर और ग्राफिक्स मेमोरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब मान के चलो कि आपका जो नॉर्मली काम है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, आप एक्सेल पे काम करते हैं, राइट? तो आप कैसा एक नॉर्मल लैपटॉप प्रेफर करेंगे। अब आपको डिजाइनिंग का काम है तो आप हाई एंड सीरीज का करेंगे। अब किसी लैपटॉप को आपको सर्वर बनाना है तो और ज्यादा मेमोरी पे फोकस करेंगे, पर आप ग्राफिक्स मेमोरी पे फोकस नहीं करेंगे। मान के चलो मुझे विंडोज सर्वर रन करना है तो मुझे ग्राफिक्स मेमोरी से क्या लेने देना, राइट? मैं ज्यादा मेमोरी वाला, रैम वाला लैपटॉप प्रेफर करूंगा। तो हार्डवेयर भी हमने क्या लिया? जरूरत के हिसाब से लिए। अब एक लैपटॉप जिसमें 3 GB है और एक लैपटॉप जिसमें 32 GB रैम है, दोनों है तो लैपटॉप, बेसिक परफॉर्मेंस तो उनका सेम है, बेसिक काम उनका सेम है, बस परफॉर्मेंस और अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें फीचर्स अलग अलग हैं। सेम राउटर के केस में राउटर के डिफरेंट मॉडल्स नंबर है, डिफरेंट मेमोरी के राउटर्स आते हैं, हार्डवेयर आते हैं, स्विचेस आते हैं। तो हर एक सीरीज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो ये आपको तब पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली आइडिया होगा कि कौन सा मॉडल नंबर कहां यूज करना चाहिए। बाकी आप यूज करने को कहीं भी यूज कर रहे हो, राइट? आप चाहें तो 32 GB रैम वाले लैपटॉप में भी एक्सेल चला सकते हैं, अच्छा काम करेगा, राइट? लेकिन बात वही है कि जब आपको एक्सेल पे ही काम करना था तो आपने 32 GB वाला लैपटॉप खरीदा क्यों? क्यों इतना पैसा वेस्ट किया? उसी तरह XR सीरीज NX OS में भी आप इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट काम करेगा। लेकिन जो इंटरप्राइज नेटवर्क की स्टार्टिंग सीरीज 30 लाख से स्टार्ट होते हैं, 20-25 लाख इनकी एवरेज प्राइस है, मतलब इससे नीचे तो बात ही नहीं होगी। एंटरप्राइज नेटवर्क तो फिर भी सस्ते आ जाते हैं, 1 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क। 80,000 जैसे ये जो सीरीज है ये आपको तकरीबन 80,000 90,000 में मिल जाता है, 1 लाख अप्रोक्सीमेट 80-100 सीरीज, राइट? 2 लाख में आपको अच्छे से हार्डवेयर आ जाएंगे। मतलब आपका 10 लाख का बजट है तो आप 1,000 होस्ट का नेटवर्क डिजाइन करने के लिए सफिशिएंट हार्डवेयर आ जाएंगे आपके, विद इन द 5 लाख में भी आ जाएंगे। 5 लाख में सिस्को के हार्डवेयर आ जाएंगे, 5 लाख में 1,000 होस्ट तक का नेटवर्क आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? अब उसी में आपने एक ISP राउटर लगा दिया जो 30 लाख का एक राउटर ही है, तो जहां आपको 5 लाख में काम हो रहा था वो आपका 30 लाख में पहुंच गया। बात समझ में आया? और जो नेक्स्ट है हमारा NX OS, ये कहां यूज होते हैं? स्पेसिफिक डेटा सेंटर्स में। NX OS नेक्सस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी राउटर्स हैं, ये भी स्विचेस हैं, ये भी वही बेसिक टास्क करेंगे जो ये कर रहे हैं, पर उसमें परफॉर्मेंस का फर्क है। जैसे NX OS में आपको 10 Tbps तक के पोर्ट मिलते हैं। अब इतनी स्पीड हमें कहां चाहिए होगी? डेटा सेंटर में ना, क्योंकि लाखों लोग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हमारे डेटा सेंटर्स में आती हैं। मान के चलो मैंने एक वेबसाइट होस्ट की XYZ के नाम से, अब वो फेमस हो गई, अब उसमें 1 लाख रिक्वेस्ट पर डे आती हैं। अब 1 लाख को बैंडविड्थ तो देनी पड़ेगी ना ताकि सब एक पीस खुले। अगर मेरे हार्डवेयर स्लो कैपेसिटी के हैं, राइट, तो वो आपकी वेबसाइट स्लो खोलेगी, है ना? क्योंकि उस पर उतना आपने उसमें परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है। तो अब गलती ISP की है कि उस वेबसाइट की, सर्वर की, वेब सर्वर की है? उस वेब सर्वर की है। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ वेबसाइट एक ही ISP है। मान के चलो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, अभी मैं 2 वेबसाइट खोलूंगा तो एक जल्दी खुल रही है, एक स्लो खुल रही है। अब जो वेबसाइट स्लो खुल रही है वो क्यों खुल रही है? क्योंकि उसका डेटा सेंटर ऑप्टिमाइज नहीं है, उसने अच्छे हार्डवेयर से परफॉर्मेंस नहीं दे रखा, कैपेसिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है उसके पास, इसलिए वो स्लो खुल रही है। ये तो आपने भी फील किया होगा, जब रिजल्ट वगैरह आते हैं तो वेबसाइट नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि भाई उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसके पास, जितनी उसमें कैपेसिटी है उससे ज्यादा, इसलिए वो स्लो खुल रहा है। समझ में आया? तीनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम कहां यूज करेंगे इनको हम, और हम किस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? iOS सिंपल पे, एंटरप्राइज नेटवर्क राउटर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। XR सीरीज पे आप काम करेंगे। आपने नोटिस किया है कि एक हमारा ट्रैक है CCNP सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक है ना, तो उसमें आप XR सीरीज पे काम करेंगे। एक ट्रैक है डेटा सेंटर का, अब डेटा सेंटर ट्रैक में जाएंगे तो NX OS पे काम करेंगे, राइट? बेसिकली आप काम तो बेसिक CCNP इंटरप्राइज में भी देखते हैं, इंटरप्राइज में सब कुछ बेसिक होता है। मतलब ऐसा है जो हम ट्रैक कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा 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 सब है,
थोड़ा डेटा सेंटर भी देखेंगे, सीसीएनए लेवल में नहीं, जब आप सीसीएनपी करते हैं तो सब कुछ देखते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी भी देखते हैं इसमें हम, थोड़ा सा डेटा सेंटर भी देखते हैं, एनएक्सओएस पे कोई देखते हैं, एक्सआर सीरीज भी देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी देखते हैं, क्योंकि जो इंटरप्राइज नेटवर्क है और आईएसपी ट्रैक है वो दोनों लगभग एक ही है। अगर आप इंटरप्राइज नेटवर्क ट्रैक में आगे जाते हैं तो आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक बहुत ईजी है, लगभग सेम सब कुछ वही है, कुछ चीजें चेंजेस हैं लेकिन एक ही है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ आप नोटिस करेंगे जो इंटरप्राइज नेटवर्क में सीसीआई करता है वो सर्विस प्रोवाइडर में भी कर लेता है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा डिफरेंट नहीं, 90% सिलेबस एक है, 10% सिलेबस में फर्क है क्या, तो दोनों के लिए एक ही ट्रैक हो जाता है, राइट। अब जैसे कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी में जाता है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग ईजी होती है, क्योंकि वो लगभग एक ही सिलेबस है उनका, है ना। जैसे देखा है ना आपने सीसीएनपी सिक्योरिटी होता है ना ट्रैक, सीसीएनए के बाद सीसीएनपी सिक्योरिटी करते हैं आप, तो अगर आप सीसीएनपी सिक्योरिटी करते हैं तो आपके लिए एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी ये बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि एक ही ट्रैक है लगभग। अब जैसे आप डेटा सेंटर जाते हैं तो डेटा सेंटर और क्लाउड लगभग एक ही जैसे होते हैं, राइट, चाहे क्लाउड या डेटा सेंटर लगभग एक ही टेक्नोलॉजी से होती है, ठीक है। तो कुछ ट्रैक दूसरे ट्रैक से मिलते हैं, ठीक है। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी में जाता है तो वो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग भी सीखता है, ठीक है। अब इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे वैन राउटर में कैपेसिटी नहीं है 5 लाख राउट मेंटेन करने की। क्या हमारे वैन राउटर में है? क्या इसमें आपको लग रहा है कि 5 लाख राउट होंगे? नहीं होगा ना इसमें ये, ठीक है। तो यहां पे पिक्चर में आती है डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है जिसको आपको नहीं पता, तो आप अपने पड़ोसी राउटर को भेज दो, मतलब नेक्स्ट हॉप को भेज दो, लेकिन नेक्स्ट हॉप को पता होना चाहिए। ऐसा समझो कि आपने कुछ पूछा, मुझे नहीं पता, तो मैंने किसी दूसरी पे डाइवर्ट कर दिया आपको, तो मैंने आपका क्वेरी का आंसर नहीं किया, मैंने अपने पड़ोसी को भेज दिया। अगर पड़ोसी को पता होगा तो वो आंसर देगा, नहीं पता होगा तो ड्रॉप कर देगा आपकी रिक्वेस्ट। मेरी बात समझ में आई? जैसा आपने पूछा कि भाई सीसीएनपी की फीस क्या है, मैंने बोला मुझे नहीं पता, रिसेप्शन जाके पूछो, बात समझ में आया? तो उसी तरह यहाँ पे एक डिफॉल्ट राउटिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने राउटर से वैन राउटर साइड क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। एक डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग। अब देखो, इसने गूगल की रिक्वेस्ट की, किसके पास ट्रैफिक आया, डिफॉल्ट गेटवे के पास ट्रैफिक आया। डिफॉल्ट गेटवे पे हमने, अब वो क्या करेगा, राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में ये राउट तो मिलेगा नहीं उसको, फिर वो क्या करेगा, फाइनली डिफॉल्ट राउटिंग यूज करेगा, और डिफॉल्ट राउटिंग यूज करके वो किसको भेज देगा, सर्विस प्रोवाइडर राउटर को भेज देगा, जो आपका नेक्स्ट राउटर है। अब सर्विस प्रोवाइडर राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग बिल चेक करेगा, और जैसे उसको राउट मिल जाएगा तो वो फॉरवर्ड कर देगा, और इसी इंटरनेट में कहीं कनेक्टेड क्या होगा, गूगल भी कनेक्टेड होगा, इसी इंटरनेट में क्या होगा, कहीं गूगल भी कनेक्टेड है। तो ये जो है आपको गूगल के लिए पाथ आपको बता देगा। तो गूगल रिक्वेस्ट करेगा, देन गूगल क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, फाइनली इस पे के पास रिप्लाई आएगा। अब सर्विस प्रोवाइडर राउटर पर रिप्लाई पहुंचा, अब सर्विस प्रोवाइडर राउटर हमारी साइड क्या करेगा, स्टैटिक राउटिंग करेगा, क्योंकि पाथ दोनों साइड के लिए होना चाहिए ना, आने और जाने। गूगल क्यों खोल रहा, कोई वेबसाइट खोली आपने, क्यों खोला, आपने पहले रिक्वेस्ट की, अब उसको सपना थोड़ा हो रहा है कि आपने गूगल खोला, तो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो रिप्लाई करेगा वो, अपने आप थोड़ा खुलता है, जब तक आप टाइप नहीं करते जब तक नहीं खुलता ना। तो पहले आपका ट्रैफिक जाएगा गूगल के पास, आप कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एचटीटीपीएस का मतलब क्या होता है कि मुझे वेब पेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए, अगर उसी की जगह एचटीटीपीएस के पोर्ट नंबर क्या होता है, 443, अब उसी की जगह गूगल को हम टेलनेट करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं गूगल से, आपका रिमोट एक्सेस चाहिए, वो तो देगा नहीं आपको, क्योंकि उसने वो बंद कर रखा है। बात समझ में आया? अगर आप उसको मेल सर्विसेज चाहिए तो आप मेल सर्वर का पोर्ट नंबर ऐड करके भेजेंगे गूगल को, तो गूगल समझेगा अच्छा आपको मेल चाहिए, तो आपको मेल के साथ रिप्लाई करेगा। कोई फाइल डाउनलोड करना है तो आप एफटीपी ट्रैफिक जनरेट करेंगे, तो गूगल समझ जाएगा ओके आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो आपको एफटीपी के साथ रिप्लाई करेगा। अगर कुछ सर्विसेज मैंने बंद कर रखी हैं तो रिप्लाई नहीं होगी। जैसे अगर आप पेटीएम को पिंग करेंगे तो पेटीएम पिंग नहीं हो रहा, अब क्यों पिंग नहीं हो रहा, क्या पेटीएम डाउन है? जैसे यहाँ पे मैं पेटीएम को पिंग करूं
लेकिन आईपी क्या है उसकी, ये अगर यही आईपी मैं ब्राउजर पे खोलूंगा तो बिल्कुल पेटीएम खुल जाएगा। एक्चुअली इसने दूसरे पोर्ट नंबर को ऐड कर रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब पेटीएम तो खुल रहा है, पिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पेटीएम सर्वर ने आईएसएमपी ट्रैफिक को रिप्लाई नहीं करता, ब्लॉक कर रखा है उसने। वो नहीं चाहता मेरी वेबसाइट को कोई पिंग करे, क्योंकि पिंग करके आप पता कर सकते हैं कि कितने हॉप दूर है आप रास्ता भी पता कर सकते हैं। जैसे मुझे पता करना है कि गूगल और मेरे के बीच में कौन सा पाथ ले रहा है राउटर, मैं पता करना चाहता हूं मैं किस पाथ से होके गूगल तक पहुंच रहा हूं, तो क्या करो, रिसर्च कर लो google.com, तो ये आपको पाथ बता देगा कि सर्विस प्रोवाइडर ने कौन सा पाथ लिया गूगल तक जाने के लिए, ठीक है। तो आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो जो सेंसिटिव वेबसाइट होती है वो बंद करके रखती है ट्रेस आउट और पिंग वगैरह को, राइट। लेकिन गूगल एक टेक कंपनी है, उसको कॉन्फिडेंस है भाई मुझे कोई हैक नहीं कर पाएगा, पता भी करके कुछ उखाड़ नहीं सकता मेरा, इसलिए चालू कर रखा है उसने। तो ये क्या बता रहा है आपको, पाथ, किस पाथ से होके जा रहा है। आपको सही, एक बार हमने पिंग के बारे में डिस्कस किया था ना, पिंग कैसे काम करता है, नहीं डिस्कस किया अभी, आई थिंक किया था, आप भूल गए होंगे। बात की थी ना पिंग कैसे काम करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है एक रिप्लाई आता है, टीटीएल क्या होता है, डिले क्या होता है, याद है कि भूल गए? क्या होता है टीटीएल में, कोई मुझे बता सकता है? कोई नहीं, फिर से पढ़ के आना। संज्ञा डिफॉल्ट राउटिंग क्या है? तो अगर एक बात ध्यान रखना, अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट रन हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट राउटिंग होके रखें। अगर डिफॉल्ट राउटिंग नहीं होगी तो आपको अपने राउटर में ग्लोबल राउटिंग टेबल को मेंटेन करना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है। तो आपका जो होम बेस मॉडेम होता है, वाईफाई मॉडेम, वो सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग सपोर्ट करता है बस। बाकी कोई राउटिंग क्यों सपोर्ट नहीं करता? क्योंकि उसमें मेमोरी नहीं होती। अगर डिफॉल्ट राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट करता तो वो 10-12 हज़ार का मिलता और महंगा मिलता। वो आपको 1000-2000 में रैम रोम नहीं देगा। बात समझ में आई? तो ये इतने सस्ते क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें वही चीजें सपोर्ट करता है जिनकी आपको जरूरत है बस, राइट। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, ये सिर्फ नॉर्मली एक इंटरनेट रन करने के लिए होता है। और ध्यान रखना कि कंपनी की ज़रूरत इंटरनेट कनेक्शन वो लेते हैं तो वो वेब ब्राउजिंग या डाउनलोड करने के लिए नहीं लेते, उनकी खुद की ज़रूरत है। इंटरनेट का मेन पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन। तो एक कोई ब्रांच, मेरी ब्रांच एक दिल्ली में है, एक ब्रांच मेरी मुंबई में है, मैंने दोनों ब्रांच के बीच में मुझे कम्युनिकेशन चाहिए तो मैं इंटरनेट को यूज़ करूँगा दोनों ब्रांच को कम्युनिकेट करने के लिए। बात समझ में आया? अब उस इंटरनेट कनेक्शन का मतलब इंटरनेट सर्फिंग नहीं है। अभी तक आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं आप एक के लिए करते हैं, सर्फिंग, चैटिंग, डाउनलोडिंग। लेकिन इसके अलावा इंटरनेट के और भी कई यूज हैं, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट का मेन पर्पस है कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि ये सब आप ऐसे बोलो कि सबसे बेटर वे है कम्युनिकेशन करने का, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बट कम्युनिकेशन करने का सिर्फ इंटरनेट एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं कम्युनिकेशन करने के। लेकिन इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि फ्लेक्सिबल है, ईजी है, राइट। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं जो बाकी टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर सकते आप। और जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और जैसे आपका एफएम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ये सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। ये पैकेट इतना जरूर नहीं, लेकिन एक नॉर्मली समझ लो। सर्किट स्विच में क्या होगा
कि कोई भी ट्रैफिक भेजने से पहले आप एक वर्चुअल टनल क्रिएट करेंगे, देन ट्रैफिक भेजेंगे। मतलब एक तरह से पहले आप एक डेडिकेटेड कनेक्शन बना लेंगे, राइट। इससे बफरिंग नहीं होती। पैकेट स्विच में क्या होती है, बफरिंग होती। जैसे आपने कभी रेडियो वेव सब यूज किए हो, क्या उसमें बफरिंग होती है? नहीं होती। एफएम में बफरिंग होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि वो सर्किट स्विच पे काम करता है। लेकिन उसमें लिमिटेड कनेक्शन ही मिलते हैं आपको। जैसे कि 100 कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूं तो 100 यूजर्स ही कनेक्ट हो पाएंगे, 101 नहीं हो पाएंगे सर्किट स्विच में। लेकिन पैकेट स्विच में यूजर को कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन यूजर ज्यादा होंगे तो आपकी बफरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये कोई फिक्स है कि एक लाइन में 2 यूजर कनेक्ट होंगे? आप 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें बफरिंग होती है। तो जो पूरा इंटरनेट है वो पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो जो एफएम वगैरह होते हैं वो सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्लियर है डिफॉल्ट राउटिंग क्या है? तो हमेशा हम आईएसपी की साइड क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। अगर डिफॉल्ट राउटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल राउटिंग टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। अब इसे समझ लो, डिफॉल्ट राउटिंग कर दो या 30 लाख का राउटर खरीद लो खुद, तो डिफॉल्ट राउटिंग ज्यादा अच्छी है। इतना बड़ा हैवी राउटर खरीदने का मतलब क्या है? समझ में आया? अब बात करते हैं कि आप डिफॉल्ट राउटिंग कैसे कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट राउटिंग करना बहुत ईजी है। डिफॉल्ट राउटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आईपी राउट लिखना है और 0.0.0 लिखना है। अब अगर आपको याद हो मैंने क्या डिस्कस किया था, 00 कहाँ यूज करते हैं, फॉर अननोन नेटवर्क। किसी के पास जब आईपी जैसे डीएससीपी डिस्कवरी पैकेट जनरेट करता है तो उसमें सोर्स आईपी क्या होती है, अरे 00 बताया था ना ये। तो सोर्स 00 का मतलब क्या होगा, अननोन, ठीक है। तो हम राउटिंग किसकी कर रहे हैं, अननोन की, तो हम क्या देंगे 00, सबनेट मार्क्स 000, उसके बाद देंगे हम नेक्स्ट हॉप एड्रेस, बस हो गई डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई अननोन नेटवर्क रिक्वेस्ट, अननोन नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट आए अननोन सबनेट मास्क के लिए, तो फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट हॉप। और ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस कौन होगा, आपका आईएसपी राउटर का एड्रेस। जो सर्विस प्रोवाइडर हो गया ना, वो आपका एड्रेस होगा। ठीक है, इसकी लैब हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं स्टैटिक का कोई वही डायग्राम उठा लेता हूँ जिसमें स्टैटिक राउटिंग हो रखी है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक होगी स्टैटिक, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है, स्टैटिक है इसमें, स्टैटिक मतलब मैं पिंग कर पाऊंगा 40.1 को। फोर्टी डॉट वन है नहीं, आई थिंक 40.3 है वो, है ना, 40.3। ठीक है, तो एंड टू एंड भी पिंग कर पाऊंगा मैं इस पीसी से, उसको पिंग करके देख लेता हूँ। तो इस पीसी के आईपी आई थिंक इसके हम मैनुअली दे देते हैं। ठीक है, ले लीजिए। तो इसकी आईपी है 101 और इसकी आईपी है 40.11।
राइट। तो मैं इस पीसी से 40.11 को पिंग कर पाऊंगा क्योंकि राउटिंग हो रखी है। तो यहां से हम पिंग कर लेते हैं 40.11। फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा, बाकी आपका पिंग करेगा, राइट। तो इस पिंगिंग मतलब हमारे दोनों के बीच में रीचेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो लैन है इस लैन के साथ रीचेबल है, राइट। मतलब ये दोनों आपस में डेटा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर R1 से मैं सारा स्टैटिक राउटिंग डिलीट कर दूं, पूरी स्टैटिक राउटिंग डिलीट कर दूं, इसमें सिर्फ मैं डिफॉल्ट राउटिंग दे दूं और डिफॉल्ट राउटिंग में जो नेक्स्ट हॉप है ये वाला दे दूं, तो क्या ये दोनों जो लाइन होंगे ये पिंग होंगे? बिल्कुल। अगर R2 पे आपने स्टैटिक कर रखी है, R3 पे आपने स्टैटिक कर रखी है और R1 पे सिर्फ आपने डिफॉल्ट कर रखी है, दोनों पिंग होंगे। क्यों पिंग होंगे? अब देखो, मान के चलो आपने ऐसे पिंग किया 40.11 को, नेटवर्क हमारा 40.0, ये किसके लिए रिक्वेस्ट करेगा? R1 के लिए। R1 को बोलेगा भाई मुझे 40.11 पे जाना है। अब ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, राउटिंग टेबल में कुछ मिलेगा नहीं उसको, सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग उसको मिलेगी। तो डिफॉल्ट राउटिंग में हमने नेक्स्ट स्टॉप क्या दे रखा है? R2। तो ये R2 को फॉरवर्ड कर देगा। अब R2 देखेगा इसको जाना है 40.0। अब इस पे तो हमने राउटिंग कर रखी है कि 40.0 कहां पे है, तो ये किसको फॉरवर्ड कर देगा? R3 को फॉरवर्ड कर देगा। और R3 देखेगा ये तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा। ये हो गया इको सेंड। अब इको रिप्लाई होगा। टू वे प्रोसेस है ना, वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस। इको सेंड एंड इको रिप्लाई। जब ये इको रिप्लाई करेगा तो सोर्स कौन होगा? 40.11 और डेस्टिनेशन क्या होगा? हमारे इस पीसी के आईपी 10.101 और इस राउटर को भेज देगा। R3 को बोलेगा कि मुझे कहां जाना है? 10.101 पे जाना है। अब ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा R3, इसमें तो राउट मिल जाएंगे उसको। ये किसको फॉरवर्ड कर देगा? R2 को। R2 फिर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, इसको भी राउट मिल जाएंगे, ये इसको फॉरवर्ड कर देगा R1 को। R1 देखेगा तो मुझसे राइट कनेक्टेड है। बस समझाया? इको सेंड भी चला जाएगा, इको रिप्लाई भी चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, R1 से सारी राउटिंग डिलीट करता हूँ, डिफॉल्ट राउटिंग करता हूँ और फिर हम उसको पिंग करके चेक करते हैं। स्टैटिक राउटिंग डिलीट करना बहुत ईजी है। तो आपको करना क्या है, सो रन करना, इसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा जहां पे स्टैटिक राउटिंग आ रही हो। यार स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। अब क्या करो, नो टाइप करो। आपको कोई चीज डिलीट करना हो तो आपको उसी कमांड, उसी मोड के अंदर जाके नो लिख के वो सारी कमांड लिख देनी है। जैसे मुझे ये राउटिंग डिलीट करना है तो नो लिखूंगा और पूरा का पूरा जो सिंटैक्स है, आप चाहें तो मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली टाइप करने में हो सकता है कोई गलती हो जाए। सीधा की सीधा जो राउट था, सीधा कोई राउट है, उसके आगे सिंपली मैंने नो लगा दिया और एंटर हिट मार दिया, हो गया डिलीट। उसी के आगे सेकंड वाला डिलीट करना है तो नो लिखो, पूरा कॉपी करो, पेस्ट करो, देन अगेन नो लिखो, ये वाला कॉपी करो, पेस्ट। हो गई डिलीट। समझ में आया कैसे करना है? अब राउटिंग टेबल चेक करूंगा तो कुछ राउट मिलेंगे मुझे? नहीं मिलेंगे। सब कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है उसको, डायरेक्टली कनेक्टेड की, मतलब R1 के पास कोई राउट नहीं है। अगर मैं अब पिंग करूं तो पिंग होगा क्या? ये पीसी से पहले जो 40.11 पिंग हो रहा था, क्या अब होगा पिंग? नहीं होगा, राउट ही नहीं उसके पास। क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। कुछ भी पिंग नहीं होगा, ना 40 ना 30 ना 10। 10 तो होगा सॉरी, ना 30 ना 40, कुछ भी पिंग नहीं होगा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, R1 पे करता हूं डिफॉल्ट राउटिंग और फिर से मैं पिंग करता हूं। ठीक है, तो डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हैं R1 पे। तो डिफॉल्ट राउटिंग करने के लिए सिंपली कॉन्फिग में जाओ और आईपी राउट राउट 0.0.0.0 0.0.0.0। अब नेक्स्ट स्टॉप क्या दूं उसको मैं? 20.2। ठीक है, राउटिंग टेबल चेक करूंगा तो उसमें आपको राउट दिखाई देगा, ये डिफॉल्ट राउट का।
स्टैटिक के ऊपर जब स्टार लगाया जाता है तो इसका मतलब है डिफॉल्ट राउट है। ठीक है, अब अगेन मैं जाता हूं उसी पीसी पे और फिर से हम पिंग करते हैं 40.11 को, जो पहले पिंग नहीं हो रहा था 40.11, लेकिन अब मैं पिंग करूंगा तो इस पिंगिंग R1 पे हमने सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग की। समझ में आया? क्लियर है डिफॉल्ट राउटिंग क्या है, कैसे काम करती है? अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर मैं R3 से भी सारे राउटिंग डिलीट कर दूं और डिफॉल्ट राउटिंग में नेक्स्ट हॉप दे दूं R2 को, तो क्या ये दोनों यूजर्स पिंग होंगे? सोचना फिर आंसर देना। R3 से सारी स्टैटिक राउटिंग में डिलीट कर दूं, सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग कर दूं, वो भी R2 के लिए, कि आपको कहीं भी जाना R2 से होके जाना, तो क्या ये दोनों पिंग होंगे? हो जाएंगे। अब देखो कैसे, आपने इसको पिंग किया, मान के चलो आपने इस पीसी को क्या बोला कि मुझे जाना 40.11, ये इसको भेजेगा R1 को, डिफॉल्ट राउटिंग यूज करेगा, R2 को भेज देगा, R2 के पास तो 40.0 की इंफॉर्मेशन है, R3 को भेज देगा, R3 देगा ये तो मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ई को सेंड पहुंच गया। जब ई को रिप्लाई करेगा तो ये पीसी क्या बोलेगा, मुझे कहां जाना है 10.101 पे। अब इसके पास कोई राउटिंग टेबल तो मिलेगी नहीं, ये सिर्फ डिफॉल्ट राउटिंग यूज करेगा और R2 को भेज देगा। R2 के पास 10.0 के नेटवर्क के राउट है, ये R1 को भेज देगा, R1 देखेगा डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपको हो जाए। मतलब कि अगर मैं R1 और R3 पे डिफॉल्ट राउटिंग कर दूं तो भी ये दोनों पिंग होंगे। क्या मैं R1 पे डिफॉल्ट राउटिंग कर सकता हूं, R2 पे सॉरी, क्या R2 पे डिफॉल्ट राउटिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अगर आप मैं R2 पे डिफॉल्ट राउटर कर दूं, रीचेबिलिटी होगी नहीं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, R3 पे डिफॉल्ट राउटिंग कर देता हूं और फिर हम पिंग करके देखते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पूरे राउट्स को कॉपी करो, इस तरह सा नोटपैड खोलो, इन सबको पेस्ट करो, सबके आगे नो लगाओ, मतलब जल्दी करने का तरीका, फिर इन सबको कॉपी करो और यहां जाके पेस्ट करो, हो गई एक साथ। ठीक है, और प्रॉपर तरीका यही होता है, नोटपैड एक्सेल यूज करो, उसमें जो भी चेंजेस है चेंजेस करो, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब इसमें कोई राउटिंग टेबल होगी, कोई राउट्स नहीं होंगे। ये कोई राउट, क्या आप पिंग होगा करके देख लेते हैं, बिल्कुल पिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो देखने वाला है, यहाँ पे एरर जो आ रहा है वो हमें से रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? रिक्वेस्ट टाइम आउट ही क्यों आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल क्यों नहीं आ रहा? देखो, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का सिंपली मतलब होता है कि आपके डिफॉल्ट गेटवे को पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, सिंपल। तो सीधा बोल देगा कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो आपका एरर आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब है कि ई को सेंड तो चला गया, लेकिन ई को रिप्लाई नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि ई को सेंड रिप्लाई के बीच में सिर्फ 2 सेकंड का वेट करता है। मैंने ई को सेंड किया, अगर विद इन द 2 सेकंड्स मुझे ई को रिप्लाई नहीं मिलता तो रिक्वेस्ट टाइम आउट कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी आप पिंग करेंगे ना तो हमेशा यही एरर आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन जब आप इधर से पिंग करेंगे तो क्या एरर आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इधर से पिंग करते हैं। इधर से मैं अगर आप 10 को पिंग करूं, क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि R3 को पता ही नहीं है जाना कहां है, कोई राउट ही नहीं है उसके पास। दोनों एरर का मतलब समझ में आया? क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, R3 से राउटिंग कर दूं डिफॉल्ट राउटिंग R2 के लिए, और फिर हम अगेन पिंग करके देखते हैं, तो पिंग हो जाना चाहिए। तो R3 चलते हैं, कर देते हैं IP राउट,
0.0.0 अगर आपको ये नहीं पता कि सामने वाले इंटरफेस में आईपी क्या है, जैसे कि आईएसपी की केबल आई, अब हमें तो नहीं पता ना कि आईएसपी ने अपने इंटरफेस में क्या आईपी दे रखी है, नहीं पता हमें, तो आप अपना लोकल एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हैं। मतलब आपको ये तो पता होगा ना कि आपने आईएसपी केबल किस इंटरफेस से कनेक्ट कर रखी है, खुद का इंटरफेस तो हमारे पास है ना, तो आप उसका एग्जिट इंटरफेस भी बता दो तो भी काम हो जाएगा। तो इस जगह में नेक्स्ट हॉप ना देते हुए मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, FH0/0 0/0 ही तो है मेरा एग्जिट इंटरफेस। हो गई डिफॉल्ट राउटिंग, या सामने वाले इंटरफेस का आईपी दे दो या खुद का लोकल एग्जिट इंटरफेस बता दो, और आप चाहें तो दोनों भी दे सकते हैं एक साथ, एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप। तो सबसे बेस्ट भी होता है एग्जिट इंटरफेस नेक्स्ट हॉप दोनों देना, आईपी भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, आईपी दे दो या खुद का लोकल एग्जिट इंटरफेस बता दो या फिर आप दोनों बता दो। सबसे बेस्ट भी होता है दोनों चीज बताना, तो राउटर क्लियर होगा कि किस इंटरफेस से एग्जिट होना है मुझे और किसके पास पहुंच जाना है। ठीक है, हो गई राउटिंग। वेरीफाई करें तो राउट दिख जाएगा डिफॉल्ट राउट का, आ गया डिफॉल्ट राउटिंग। अब पिंग करके देख लें फिर से हम, अब फिर से तो मैं पिंग करूंगा 10.11 को, तो शुड बी पिंग इस पिंगिंग 100% पिंग होगा आपका। फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होता है, आगे बात करेंगे क्यों ड्रॉप होता है, और उधर से पिंग करूंगा तो उस साइड से भी पिंग होगा। हो रहा है पिंग दोनों साइड से, क्लियर है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज समझो, कोई भी चीज पढ़ो, उसका लॉजिक पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरा इंटरनेट है, ये पूरा लॉजिक पे काम कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई चीज हो रही है उसके पीछे कोई मैजिक्स नहीं हो रहा है, समझ में आया, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है इधर। कोई चीज जब कुछ भी होता है, समझ में आया, कोई भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं, कोई व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज डिलीवर्ड हुआ तो उसके पीछे कोई मैजिक्स नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक रियल लॉजिक फंडामेंटल काम कर रहा है, उसी लॉजिक फंडामेंटल को आपको समझना होता है। राइट, मतलब आपको हमेशा अपना जो क्यूरियोसिटी है वो, मतलब जिज्ञासा होती है ना, जिज्ञासा पैदा करो, यही फील्ड में यही बेसिक स्किल है। अगर आप में जिज्ञासा है तो ये ट्रैक बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें नहीं है, बहुत कम है। आपने नोटिस किया होगा कितना याद करना है, डिफॉल्ट आउटिंग में है क्या, 2 लाइन है केवल, क्या याद करना है इसमें, कुछ भी नहीं है याद करने के लिए। तो एक चीज तो आपने अच्छे से फील की होगी कि जो इंटरनेट वर्किंग है ये लॉजिकल फील्ड है, एक फील्ड ही लॉजिक है पूरा। मतलब लॉजिक क्रिएट करना है आपको कोई भी चीज का, कि कोई चीज अगर आप करना चाहते हैं तो क्या, कैसे कर सकते हो उस चीज को, एक ही चीज का मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर उसका आपका लॉजिक समझ में आ गया तो कई तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया। ठीक है, सो अब आते हैं हम डायनेमिक राउटिंग। तो पहले मैं आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। आपने काली लिनक्स का नाम सुना है, काली लिनक्स, लिनक्स। तो देखो, अगर आप इन फ्यूचर 3 ट्रैक हैं, जैसे अगर इन फ्यूचर कभी भी आप नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, समझ में आया, 3 ट्रैक में अगर आप जाना चाहते हैं तो लिनक्स यूज करना चालू कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ट्रैक के लिए, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन सब के लिए लिनक्स और नेटवर्क दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखो आप ऐसे हैकिंग विंडो से भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है विंडो के साथ कि यहाँ पे हर तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे हर तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड करेंगे। अब उन फ्री सॉफ्टवेयर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप हैकिंग के लिए उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, आप उससे पहले आप खुद हैक हो गए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर खुद सस्पिशियस होते हैं। आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, जैसे आपने एक्सेल डाउनलोड किया, देखने में बिल्कुल एक्सेल जैसे दिखेगा, लेकिन एक्चुअली वो एक्सेल नहीं होगा। उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग वो अलग टाइप की होगी। आपको यही लगेगा एक्सेल चल रहा है, और पता चला आपके बैकग्राउंड का जितना भी आपका डेटा है सब कॉपी करके भेजता जा रहा है। बात समझ में आई? बट जो काली लिनक्स है उसमें सारे टूल्स इनबिल्ट फ्री मिलते हैं। मतलब जो काली लिनक्स है वो उसको यूज ही करते हैं हम पेनिट्रेंट टेस्टिंग के लिए। सारे टूल्स फ्री मिलते हैं और सेफ है वो। मतलब काली लिनक्स ऐसे समझो आप कि आपको गन दे रखी है, लेकिन वो गन सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है कि आप गन चलाओ, प्रैक्टिस करो, लेकिन किसी को मारना नहीं है। मारेंगे तो आप जेल जाएंगे। बात समझ आया? तो वो प्रैक्टिस करने के लिए सब कुछ करनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आते हैं हम डायनेमिक राउटिंग। पहले उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ो आप, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आप बड़ी जल्दी आ गए। कोई नहीं, सही है, करो आराम से, बहुत टाइम है आपके पास। इसमें थोड़ा पीछे हो जाओ ना, इसमें ये टूटा है मेरा, उसकी वजह से दो चीजें मुश्किल होती करना। दो चीजें एक साथ मुश्किल होती हैं भाई। समझ में आया इसका कुछ मतलब? देखो, पहला हम एडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? सिंपल टू कॉन्फ़िगर इन लार्ज नेटवर्क। इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी होता है डायनेमिक राउटिंग। राइट, स्टैटिक में तो क्या था, कॉन्फ़िगरेशन इजी नहीं था। बड़े नेटवर्क में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि आप 500 राउटर में स्टैटिक राउटिंग करें। राइट, हाँ, जिसने काम दिया है उसको उसके बाल खींच लेंगे, आप खुद के बाल खींच लेंगे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। किसको कौन सा नेक्स्ट स्टॉप देना है यही समझ में नहीं आएगा। और गलती से एक भी आपने नेक्स्ट स्टॉप गलत कर दिया तो रीचेबिलिटी खत्म। फिर जाके पूरा चेक करते रहो राउटिंग टेबल, सारे चेक करो फिर किसमें गलती कर रखी है। राइट, डायनेमिक में ये आपको फायदा है कि बहुत ईजी है कॉन्फ़िगरेशन। तो डायनेमिक में क्या है, थ्योरी ज़्यादा है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत छोटा होता है। ऐसा समझो कि आपने एक 30 मिनट की एक थ्योरी पढ़ी, अब उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए एक सिंपल कमांड देंगे, एक कमांड देंगे तो वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन वो कमांड क्या कर रही है इसको समझने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें थ्योरी ज्यादा है, कमांड्स बहुत कम है, बहुत इजी कमांड्स है। ठीक है, अब स्टैटिक में तो थ्योरी थी नहीं कुछ, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही था। दूसरा है डायनेमिकली चूज द डिफरेंट पाथ और बेटर पाथ इफ लिंक गोज डाउन। स्टैटिक में ये हमें नहीं मिलता था, डायनेमिक में मिलता है कि अगर कोई एक पाथ बेस्ट पाथ फेल हो जाता है तो जो सेकंड पाथ होगा वो अपने आप चूज कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, एबिलिटी टू लोड बैलेंसिंग बिटवीन मल्टीपल लिंक्स, मतलब कि आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे आप एक सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं,
अभी तक हमने क्या देखा, आप चार में से एक रास्ता यूज करेगा, लेकिन आप लोड बैलेंसिंग करके चारों को यूज कर सकते हैं। मान के चलो कि आपके चार लिंक है, 10 एमबीपीएस की चार लिंक है आपके पास, और आपको 1 जीबी ट्रैफिक भेजना है। एक लिंक की यूज करेंगे तो टाइम लगेगा, अगर आप चारों लिंक को यूज करेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं मल्टीपल लिंक्स पे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अपडेट आर शेयर बिटवीन राउटर्स थस कंज्यूमिंग बैंडविड्थ। डायनेमिक राउटिंग आपस में राउट्स, हेलो पैकेट्स और अपडेट शेयर करते हैं, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब वो जो पैकेट या राउट्स एक्सचेंज करेंगे उनको कुछ ना कुछ मेमोरी तो होगा, कुछ साइज तो होगा। वो जो साइज होगा वो आपकी लिंक को ही यूज करेगा, तो आपकी लिंक की जो बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी। जैसे 10 एमबीपीएस है, अब राउटिंग प्रोटोकॉल ही 1 एमबीपीएस कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके लिए डेटा के लिए सिर्फ 9 एमबीपीएस ही मिलेगी। ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स पुट एडिशन लोड्स ऑन राउटर, सीपीयू और रैम। आप कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोसेस रन करेंगे तो कोई मेमोरी तो कंज्यूम करेगी। अब जैसे मैं अपने लैपटॉप में पेंट इंस्टॉल कर दूं या फिर कोई ब्राउजर इंस्टॉल करूंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेमोरी तो कंज्यूम करेगा मेरे लैपटॉप की। तो क्या करते हैं, मेमोरी और रैम को भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि राउटर को एक काम नहीं करना होता है, हजारों प्रोसेस रन कर रही होती है उसके अंदर। जैसे आपके लैपटॉप के अंदर होती है ना, कई प्रोसेस रन कर रही होती हैं, उसी तरह राउटर के अंदर भी कई प्रोसेस रन कर रही होती है। तो राउटर का एक काम नहीं है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कराता है। तो जितना ज्यादा आप राउटर पर लोड देंगे, जितनी मेमोरी ज्यादा यूज करेगा, आपका जो नेटवर्क होगा उतना ही स्लो हो जाएगा। राइट। तो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप अपने राउटर पे भी ब्लेम डाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है राउटर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे ट्रैफिक को वो हैंडल कर सके। अब जैसे होमलेस मॉडम है, इससे आप 10 लैपटॉप कनेक्ट कर लो, सबका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, भले 9 कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आया? आपने 10 लैपटॉप कनेक्ट किए, 9 बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस चिल करके बैठे हुए हैं, एक ब्राउजिंग कर रहा है, तो भी इसका नेट स्लो चलेगा, क्योंकि उसमें इतनी मेमोरी नहीं है चीजों को मेंटेन करने की, इतना लोड नहीं ले सकता वो। समझ आया? तो आपका इंटरनेट स्लो हो रहा है तो उसका एक रीजन आपका वो राउटर भी हो सकता है। अगर आप एक अच्छा वाला, जैसे होते ना कुछ अच्छे राउटर्स होते हैं, वो लेंगे तो आपका इंटरनेट अच्छा चलेगा। तो कई लोग पूछते हैं सर सस्ते और महंगे राउटर में फर्क क्या है? यही फर्क है भाई। आप 1000 वाला खरीदेंगे होम बेस, तो एक दो यूजर तो ठीक है, और हर उसको 15-20 दिन में रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैसे मेमोरी बहुत कम होती है, फुल हो जाती है तो इंटरनेट बंद हो जाता है। तो जैसे कभी भी है ना, आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कस्टमर को कॉल लगाएंगे आप कि भाई मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो वो एक ही सलाह देगा सबसे पहले, बंद करो, 10 सेकंड बाद चालू करो। 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अरे उसकी मेमोरी, बताओ मैं राउटर को अपने लैपटॉप को बंद करूंगा तो क्या होगा, रैम चला जाएगा ना, रिलीज हो जाएगा रैम, फिर से स्टार्ट होगा। तो जिन प्रोसेसर रैम को कंज्यूम कर रखा, कैसे मेमोरी कंज्यूम कर रखी है, वो फ्री हो जाएगी। तो वही राउटर के साथ होता है, उसकी कैसे मेमोरी फ्री हो जाती है, तो वो अच्छा काम करने लगता है। जैसे आप सोते क्यों हैं, आप थक गए, सोने के बाद फ्रेश होते हैं सुबह, क्योंकि जो हमारा लोड है वो खत्म हो गया सेम, तो इसमें मेमोरी कम होती है, इसलिए वो फुल हो जाता है। और आपको करना ही पड़ेगा इसको, हर 15-20 दिन में रिस्टार्ट करना पड़ेगा। 1-1.5 महीने तक अगर आपने रिस्टार्ट ना किया ना, तो वो चलेगा ही नहीं इंटरनेट आपका। ठीक है। थर्ड हमारा, चूज अ बेस्ट पाथ इन हैंड और राउटिंग प्रोटोकॉल्स, नॉट द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। स्टेटेड राउटिंग में जिस पाथ से आपको भेजना चाहते थे, आप पाथ डिसाइड करते हैं, वही नेक्स्ट स्टॉप दे दो, उसी से होकर जाएगा। पर डायनेमिक राउटिंग में जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है वो राउटिंग प्रोटोकॉल के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। उसकी एक एल्गोरिथम रन करता है, वो उस एल्गोरिथम के थ्रू वो डिसाइड करता है कि अगर मेरे 4 पाथ है डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, तो 4 में से बेस्ट कौन सा होगा। और ये जो पाथ सिलेक्शन करने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं मैट्रिक। तो राउटिंग प्रोटोकॉल की एक मैट्रिक होती है, उस मैट्रिक के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कौन सा पाथ बेस्ट है। ठीक है, कौन सा बेस्ट पाथ है। समझ में आया? तो हम जो है रिप स्टार्ट करने वाले हैं।
तो रिप का मतलब क्या होगा? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राइट। रिप मतलब रेस्ट इन पीस नहीं है। एक बंदा इंटरव्यू में बोल के मुझसे पूछा, रिप का मतलब रेस्ट इन पीस होता है क्या? पढ़ा ही नहीं उसने, एक दो क्लास अटेंड की और इंटरव्यू देने चला गया। इसके बेसिकली कुछ वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड रिप एनजी। वर्जन 1 और 2 IPv4 राउटिंग के लिए होता है, और रिप एनजी जो है वो IPv6 राउटिंग के लिए यूज किया जाता है। रिप एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन, और ये एक पोर्ट नंबर यूज करता है, यूडीपी पोर्ट नंबर 520, मतलब यूडीपी ऑपरेट होता है। जितनी भी डायनेमिक राउटिंग है वो किसी न किसी पोर्ट नंबर को यूज करेगी। स्टैटिक राउटिंग का कोई पोर्ट नंबर है? अरे उसका कैसे पोर्ट नंबर हो जाएगा? वो मैनुअल राउटिंग है, वो प्रोटोकॉल तो ना उसके अंदर कोई कोई प्रोटोकॉल होगा, उसका पोर्ट नंबर होगा। देखो बेसिकली राउटिंग प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, क्लासफुल एंड क्लासलेस। बहुत ईजी है इसका मतलब। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब होगा जो सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब होगा जो सबनेटिंग सपोर्ट करता है। ठीक है। तो रिप वर्जन 1 जो है ना वो क्लास फुल है, और वर्जन 2 जो है वो क्लास लेस है। ये डिफरेंट है दोनों के बीच में। तो एक बताओ, क्या आपको लगता है कि क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल हमें यूज करना चाहिए जो सबनेटिंग सपोर्ट ना करे? सबनेटिंग सपोर्ट ना करे इसका मतलब क्या होगा? क्लास ए को 8 में देना पड़ेगा, बी को 16 में ही देना पड़ेगा, और सी को आपको 24 में ही देना पड़ेगा। बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। किसका मतलब? क्लास फुल में। तो आपको लगता है कि क्लास फुल हमें यूज करना चाहिए? नहीं। तो यही रीजन है कि जितने भी क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल हैं इनको हमने यूज करना बंद कर दिया, राइट। लेकिन ये भी एक टाइम पे राउटिंग प्रोटोकॉल हुआ करते थे, इनका हम यूज करते थे। तो हम रिप वर्जन 1 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी था, समझ में आया। लेकिन करंट में हम इसको यूज नहीं करते। तो रिप वर्जन 1 का करंट नेटवर्क में कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हम कौन सा यूज करते हैं? सिर्फ वर्जन 2, क्योंकि वो क्लास लेस है। अब ऐसा समझो कि आपके ग्रैंडफादर हैं, कोई काम के तो नहीं है, कुछ काम करते हैं क्या? नहीं करते। क्या हम भूल जाते हैं इनको? नहीं भूलते ना। बात समझ में आया। तो उसी तरह रिप वर्जन 1 है, ये मान के चलो राउटिंग प्रोटोकॉल के ये दादाजी हैं, राइट। और उसका जो परदादा है वो है जीजीपी। हाँ, ये मान के चलो ग्रैंड फादर राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं, ग्रैंड फादर को कोई फादर, ऐसा समझो ग्रेट ग्रैंड फादर है ये जीजीपी। जीजीपी होता है गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल। ये दुनिया का सबसे पहला राउटिंग प्रोटोकॉल है। बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट डेवलप हुआ था, फर्स्ट टाइम जब पहली बार इंटरनेट में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया गया वो था जीजीपी, गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल। लेकिन हम इसको आजकल यूज नहीं करते क्योंकि ये काफी ओल्डर है, हमारे करंट नेटवर्क के साथ कॉम्पिटेबल नहीं है, ये इसको खत्म कर दिया, राइट। लेकिन ये हम इसलिए देख लेते हैं, इसके बारे में अंदर कुछ नहीं देखना, बस ये बस याद रखना कि दुनिया का पहला राउटिंग प्रोटोकॉल था जीजीपी।
गेटवे टू गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। उसके बाद कई अपडेट आए इसमें, फिर इसको बाद में खत्म कर दिया गया, फिर रिप आया वर्जन 1, फिर इसको भी खत्म कर दिया। करंट में हम वर्जन 2 यूज करते हैं और रिप एनजी यूज करते हैं। हो सकता है कि आने वाले 20-30 साल में इस जो आप पढ़ रहे हैं ये भी खत्म हो जाए, कोई नेक्स्ट आ जाए, पर हाँ जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट है वो रहेगा, बस उसी को अपडेट हो जाएंगे। और राउटिंग प्रोटोकॉल में इतने जल्दी अपडेट नहीं आते, बात समझ आया। जैसे बीजीपी को मैं लास्ट अपडेट आया था 20 साल पहले, 16 साल पहले, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट नहीं होते, क्योंकि ये नेटवर्क के बैकबोन है। आप इमेजिन करो कि बीजीपी में कोई चेंजेस आ जाए तो इंटरनेट के हर एक राउटर में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको वो चेंजेस। और इंटरनेट में मिलियंस ऑफ राउटर्स हैं, मिलियंस, लाखों राउटर्स हैं, इसलिए इन राउटिंग में बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते, आते हैं 10-10-20 साल में। ये कोई एप्लीकेशन नहीं है कि इसको पर डे अपडेट कर रहे हैं, ये बैकबोन होते हैं नेटवर्क के। अगर बैकबोन डाउन हुआ तो एप्लीकेशन किसी काम की नहीं है आपकी, वो कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हो, कितना भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर हो, विदाउट नेटवर्क वो यूजलेस है। ऐसा समझो, आप कितनी भी महंगी गाड़ी खरीद लो, रोड नहीं है, गाड़ी किसी काम की नहीं है आपकी। आपने मान के चलो जैगुआर खरीद ली 2 करोड़ की गाड़ी, रोड नहीं है तो उसका क्या करेंगे आप? बात समझ में आया। उसी तरह आपका सॉफ्टवेयर कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी लेटेस्ट आपने बना रखा हो, अगर उसके पास नेटवर्क नहीं है तो वो यूजलेस है। जैसे बताओ आपका स्मार्टफोन बिना इंटरनेट के क्या है, वो यूजलेस है, बोर हो जाएंगे आप, 10 मिनट हाथ में नहीं रख पाएंगे उसको बिना इंटरनेट के। एप्लीकेशन किसी काम की नहीं है वो विदाउट नेटवर्क, समझ में आया। तो एप्लीकेशन में तो पर डे या चेंजेस आते रहते हैं, जैसे बोलते हैं आईटी में चीजें अपडेट होती हैं, बिल्कुल अपडेट होती हैं, पर राउटिंग में अपडेट नहीं होता। राउटिंग प्रोटोकॉल में बहुत टाइम बाद अपडेट आता है, और जो अपडेट आता है उसको कंप्लीट करने में साल लग जाते हैं। अगर बीजीपी में कोई अपडेट आया ना, उसको कंप्लीट करने में कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे सारे राउटर में कॉन्फ़िगर करने में उसको, क्योंकि इंटरनेट के हर एक राउटर पे जाके उसको अपडेट करना पड़ेगा आपको। बात समझ आया। तो और इंटरनेट बहुत बड़ा है, राइट। जितना बड़ा हमारे रोड नहीं है ना, सोचो दुनिया में कितनी सारी रोड होंगी, बहुत लाखों किलोमीटर की रोड्स हैं, बहुत सारे चौराहे होंगे। जितने रोड और चौराहे हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास राउटर्स एंड केबल्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब में। समझ में आया। ये जो यहाँ पे सही समझ लो कि यहाँ पे जो केबल जा रही है ऐसे रोड ही समझो, ठीक है। सो वर्जन 2, बेसिकली हम वर्जन 1 नहीं पढ़ रहे हैं, वर्जन 1 वर्जन 2 में बहुत थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क तो है, लेकिन ध्यान रखना वर्जन 1 वर्जन 2 आपस में कॉम्पिटिबल नहीं है। अगर आप वर्जन 1 यूज कर रहे हैं तो सारे राउटर में वर्जन 1, वर्जन 2 यूज कर रहे हैं तो सारे राउटर में वर्जन 2, ठीक है। तो वर्जन 2 क्या है? क्लास लेस है। क्लास लेस का मतलब क्या होगा कि ये सबनेटिंग समराइजेशन सपोर्ट करेगा। हमने आईपी भी पढ़ी थी ना, क्लास फुल आईपी, क्लास लेस आईपी। क्या फर्क होता है क्लास लेस एंड क्लास फुल आईपी में? क्लासेस में देखा था ना, क्लास फुल आईपी, क्लास लेस आईपी। अरे इतना जल्दी मत भूला करो। यस यस, जिसमें सबनेटिंग नहीं होती वो क्लास लेस आईपी होती है, वो क्लास फुल होती है सॉरी। बिल्कुल, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 10.0/24, किस क्लास की आईपी है? सी। डिफॉल्ट कितना होता है? 24। 24 दे के रखा है, तो ये कौन सी आईपी है? क्लास फुल। इसी को मैं 25 की जगह 25 कर दूं, 24 की जगह, अब ये कौन सी आईपी बन गई? क्लासलेस। इजी है, क्लासलेस और क्लास फुल का यही कॉन्सेप्ट है केवल, ठीक है। तो उसी तरह क्या होगा राउटिंग के लिए होगा, आप समझ में आए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब, और क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब जो सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करेगा। तो क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल दो है केवल, एक है हमारा रिप वर्जन 1 जो कि क्लास फुल है, और दूसरा है आईजीआरपी। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों को यूज करना चाहिए? नहीं। तो करंट नेटवर्क में इनका 0% यूटिलाइजेशन है,
ये हमारे दादाजी हैं जो जो किसी काम के नहीं है, बस हमको याद रखते हैं इनको। और परदादा है जीजीपी, इसका भी कोई काम नहीं है करंट नेटवर्क। ठीक है, तो इन तीनों को हम करंट नेटवर्क में यूज नहीं करते क्योंकि ये क्लास फुल राउटिंग है। और हम बिना सबनेटिंग, अगर पता सबनेटिंग नहीं होती ना, IPv4 बहुत पहले खत्म हो जाता, 15 साल पहले। हम IPv6 2005 में स्टार्ट कर देते, अभी तक हम IPv4 पर सर्वाइव कर रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ सबनेटिंग और ओनली बिकॉज ऑफ नेटिंग। नेट और सबनेट, सबनेट तो हमने पढ़ लिया, नेट अभी आएगा तब समझ में आएगा आपको। नेट के कारण और सबनेटिंग के कारण ही IPv4 अभी तक चल रहा है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो IPv6 बहुत पहले यूज करना चालू कर देते हैं हम, लेकिन अभी भी पूरी तरह से IPv6 इंप्लीमेंट नहीं हुआ, राइट? क्योंकि अभी भी हम IPv4 को खींचे जा रहे हैं, और 10-15 साल, मतलब 8-10 साल और खींच सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 2030 तक और हम खींच सकते हैं IPv4 को। उसके बाद IPv6 ही यूज करना है, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। मतलब न्यू IP एड्रेस होंगे नहीं, है ही नहीं न्यू IP एड्रेस। इसलिए IPv6 2015 के बाद यूज होना चालू हो गया, और धीरे 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 करके हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि देखो इंटरनेट इतना बड़ा है, ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात रिप्लेस कर दिया जाए, भाई सालों लगते हैं इसमें, राइट? सालों लगते हैं, जब जाके धीरे धीरे करके रिप्लेस करेंगे हम IPv4 को। तो आने वाले 5 से 6 साल के अंदर आप देखेंगे कि सारा नेटवर्क जो है वो IPv6 पे रिप्लेस हो गया। अभी लैन साइड तो हम IPv6 यूज नहीं करते, वैन में हम यूज करते हैं। लैन में तो बहुत रेयर होता है कि हम IPv6 यूज करें, IPv4 ही यूज करते हैं हम। लेकिन वैन में IPv6 मोस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। जैसे जियो है, जियो लॉन्च IPv6 पे हुआ था, वो IPv4 यूज ही नहीं करता। जियो नेटवर्क जो है वो सिर्फ IPv6 यूज करता है। क्या? नहीं, देखो IPv4 और IPv6 का स्पीड से लेकर कोई लेने देना नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं अपने डिवाइस को IPv6 एड्रेस दे दूंगा तो ये ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। IPv4 और IPv6 सिर्फ एड्रेसिंग टाइप है, नाम देने का तरीका। एक बताओ, मैं आपका नाम अगर जॉन की जगह राम रख दूं तो आप ज्यादा तेज दौड़ने लगेंगे? नहीं ना। नाम चेंज करने से आपकी परफॉर्मेंस को कोई लेने देना है? नहीं है। सेम, चाहे आप अपने लैपटॉप में IPv4 एड्रेस दें, चाहे IPv6 एड्रेस दें, आप कोई एप्लीकेशन कितना स्लो या फास्ट खुलेगा वो आपके परफॉर्मेंस पे और नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, हार्डवेयर और नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, एड्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो IPv4 एड्रेस हो चाहे IPv6 एड्रेस हो, वो सिर्फ एड्रेसिंग टाइप है, उसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का आपका डेटा स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। डेटा स्पीड मतलब होता है स्पीड से, दो वर्ड होती हैं, एक होती है स्पीड, एक होती है बैंडविड्थ। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे टेक्निकली उनका मतलब क्या है। दो अलग चीजें हैं, स्पीड और बैंडविड्थ। ठीक है, ठीक है। बेसिकली मुझे लग नहीं रहा रिप आज हो पाएगा पूरा, ये थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन इजी है, ठीक है। तो एक बार आप, क्योंकि देखो एक्चुअली मैं घर जा रहा हूँ, आपकी कल से क्लास नहीं है, आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, राइट? क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो नहीं है, तो मुझे जाना है 13 महीने की जंगांजलि है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को है। तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा देता हूँ, एक बार आप इसको करके देखना, क्योंकि आपके पास काफ़ी छुट्टी है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो थोड़ा यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, रिप वगैरह को थोड़ा सा, और अगर आप कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, राइट? और आप चाहें तो बुक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं, मैंने आपकी बुक्स भेजी है, भेजी है आपको बुक, मैं आपको एक बुक भेजता हूँ सीसीनी की, उससे भी आप प्रेफर करो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप बुक पढ़ने की आदत डालो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सीसीनी बुक से ख़त्म किया तो आप यकीन मानो कि दुनिया में कोई भी आपको टेक्निकल में रिजेक्ट नहीं कर सकता, अगर आपने सीसीनी बुक पूरा कंप्लीट की। और इसके बाद आप कोई भी टेक्नोलॉजीज करेंगे, भले वो कितना भी हार्ड हो, आपको क्लियरली समझ में आएंगी वो। चाहे आप AWS करें, चाहे आप एथिकल हैकिंग में जाएं, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं, डेटा सेंटर जाएं,
सबके लिए जो सेस जो बेस है वो सीसीएनए है। तो सीसीएनए को एक अच्छे से कंप्लीट करना, देखो ऐसा समझो आप कि अगर आपने 12th अच्छे से किया तो ग्रेजुएशन में अच्छा कॉलेज मिल जाता है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ा तो 12th अच्छे से निकलता है। तो 10th जो आपका सीसीएनए ऐसा सा बेस समझो। आप कभी भी ये मत सोचना कि सीसीएनए कर लिया तो मुझे जॉब ही चाहिए, राइट। मैं सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहा हूँ, जो जॉब के लिए पढ़ते हैं उनको कभी जॉब नहीं मिलती सीसीएनए के बाद, राइट। अगर आप इसको इंटरेस्ट के तौर पे पढ़ते हैं और क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं तो सीसीएनए लेवल पे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। क्योंकि ये जो आईटी जो फील्ड होती है, यहाँ पे जो टेक्निकल ही मैटर करता है। यहाँ पे आपका कितना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल है, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश आती नहीं आती, आपने बैकग्राउंड में क्या कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क, और नेटवर्क इज अ बैकबोन फॉर ऑल एप्लीकेशंस। तो कभी भी ऐसे बंदे को हायर नहीं करते जो होता ना, जो जिसको थोड़ा बहुत पता है, ऊपर ऊपर के दो दो आंसर याद करके चला गया कि डीएनएस क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, बस होता है ना कुछ जल्दी क्वेश्चन, फास्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर की 2 लाइन रट के चले जाते हैं और लिख के आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। ये मत समझना ये ऐसा है, राइट। यहाँ पे आपको आंसर से ज्यादा उसका जो लॉजिक वो समझना होता है कि डीएनएस का लॉजिक क्या है, डीएससीपी का लॉजिक क्या है, राउटिंग का लॉजिक क्या है। और जब आप लॉजिक समझेंगे तो आपको ये शॉर्ट आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा उसका मतलब क्या है, राइट। तो सीसीएनए को अच्छे से पढ़ना, और मैं प्रेफर करूंगा बुक खरीदो, इसकी बुक से पढ़ो। टॉड लैम्डे एक राइटर है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। वैसे सिस्को की ऑफिशियली बुक भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो टफ है, एज अ फ्रांसिस आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए एक राइटर है जिसको बोलते हैं टॉड लैम्डे। मैंने इसकी बुक पढ़ी थी 2015 में, बहुत अच्छी है, पूरी बुक खत्म की है, 2000 पन्नों की बुक है ये, पूरी खत्म की थी मैंने खत्म की थी 1.5 साल में। समझ में आया, 1.5 साल लगाया था उसको खत्म करने में। लेकिन आप जब, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी ना, खुद से सेल्फ किया था, तो आप जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वही टॉपिक बुक से पढ़ो। मैं ये बोल रहा हूँ बुक का आगे पढ़ो, जो टॉपिक हम क्लासरूम में कवर कर रहे हैं वही टॉपिक आप बुक से जाके रिपीट करो, आपको हर एक लाइन समझ में आएगी। और कुछ चीजें जो हम क्लासरूम में डिस्कस नहीं कर पाते वो बुक में आपको मिल जाएंगी। और जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आके आप पे पूछना है। तो अगर आप टॉपिक के साथ बुक कंप्लीट करते हैं तो सीसीएनए ट्रेनिंग के साथ आपकी 2000 पन्नों की बुक खत्म हो जाएगी, 2000 पेजेस उसमें, ये 2-2.5 महीने में खत्म कर लेंगे आप। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जो टॉपिक आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वही टॉपिक जाके क्या करो, बुक से जाके। मैं नहीं बोल रहा हूँ आगे का पढ़ो पीछे का पढ़ो, आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो, आपको पूरा समझ में आएगा। और वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको दिमाग में डाउट आएंगे, क्योंकि देखो हम मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। अब इमेजिन करो, क्या मैं 2 महीने में 2000 पन्ने, जो 2000 पेजेस कवर कर सकता हूँ? आप 2000 पेजेस पढ़ लेंगे, आप पूरा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा आपका इसमें पूरा, जिसमें सिर्फ सीसीएनए खत्म हो रहा है केवल। लॉजिक के साथ पढ़ेंगे 2000 पेज, एक स्टोरी लगेगी आपको। स्टोरी तो आप कितना भी लंबी पढ़ो तो भी इंटरेस्ट आता है, तो उसको ऐसे स्टोरी के तौर पर पढ़ना, याद करने के तौर पे नहीं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्किप कर दो, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। समझ में आया? 1-2 बार ऐसा हैबिट डालेंगे, क्योंकि देखो बुक पढ़ने से पता फायदा क्या होता है। अभी तो आपको सीसीएनए की ट्रेनिंग मिल रही है, सीसीएनपी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, सीसीआई भी कहीं ना कहीं से आप पढ़ लेंगे। लेकिन आईटी में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसकी ट्रेनर्स नहीं मिलते। उसका एक ही तरीका होता है उसको कवर करने का, बुक या डॉक्यूमेंट्स। जैसे सिस्को डीएनए है, ऑटोमेशन लॉन्च हुआ है, इसके ट्रेनर ही नहीं मिलेंगे आपको। मैं जो ऑटोमेशन पढ़ रहा हूँ बुक से पढ़ रहा हूँ। मैं सोचूं कहीं पे ट्रेनिंग ले लूं, मैं पूरे दिल्ली एनसीआर में ढूंढना चालू करूंगा कि ट्रेनिंग नहीं मिलेगा जो ऑटोमेशन मुझे पढ़ा सके। रिसेंटली 2 साल पहले तो लॉन्च हुआ ही है। बात समझ में आया? तो हर चीज की ट्रेनर नहीं मिलेंगे आपको कि हर चीज पढ़ा, क्योंकि ये कॉलेज स्कूल नहीं है कि 10-10 लेक्चरर लाइन में लगे हैं, कोई से भी पढ़ लो, कोई से भी पूछ लो। समझ में आया? तो बुक पढ़ने की आदत जो आप डालेंगे ना, आपको इसका बेनिफिट आपको भविष्य में होगा। और आप ये करके देखना, आफ्टर 5 इयर्स आप मेरी ये बात को याद रखेंगे, याद आएगी कि सर ने बोला था बुक पढ़ने के लिए। समझ में आया? तो बुक पढ़ने की आदत डालो, और तकरीबन आपको इस फील्ड में 35 साल तक पढ़ना पड़ेगा, 35 तक। ठीक है? और उसके बाद एक अच्छी पोजीशन पर आप गेन कर पाएंगे, राइट।
तो अभी आप जो स्ट्रगल करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में होगा, क्योंकि जो आज करेंगे वही आपका भविष्य है। ऊपर कोई नहीं बैठा है जो आपकी लाइफ को मैनेज करेगा। एक बात ध्यान रखना, आप सोचें भगवान प्रसाद मुझे जॉब मिल जाए या फिर मुझे इतना करोड़पति बना दें, भाई वो कुछ नहीं करेगा, वो बैठ के चिल कर रहा है, पैक लगा रहा है अपने, समझा है, ऊपर बैठ के चिल कर रहा है वो, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका भविष्य आपका प्रेजेंट ही है। बोलते ना मैं भविष्य बता दूंगा, कोई किसी का नहीं बता सकता। जो आज आप करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। तो आप अपना भविष्य खुद भी बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। जो आज आप करेंगे वही फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर में कुछ मैजिक्स नहीं होते। अगर आप नेटवर्क को अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको अपनी लाइफ भी समझ में आ जाएगी। जिस तरह लाइफ में कोई चमत्कार नहीं होता, उसी तरह नेटवर्क में कोई चमत्कार नहीं होता। जो चीज हो रही है वो आपने पास्ट में कर रखा है, इसलिए आज वो हो रही है। हर एक्शन के पीछे एक लॉजिक होता है, मतलब एक रिएक्शन होता है। आपने आज जो एक्शन करेंगे वही आपका फ्यूचर है। आज जो मेहनत करेंगे इसका आपको रिजल्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये फील्ड में बिना पढ़े बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये 10th 12th ग्रेजुएशन नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन हम याद कर लेंगे और आपकी जिंदगी तार हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं रखता। आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, आपने नहीं पढ़ा, आप 10th फेल है, 12th फेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस टेक्नोलॉजी में एनहांस कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक बिल्कुल खरीदना। और बुक राइटर क्या है, टॉड लैमडे इसका नाम है, TODD टॉड लैमडे, डबल हाँ लैमडे, टॉड लैमडे राइटर है। और कौन सी बुक खरीदेंगे, CCNA 200-301, ये एग्जाम कोड देखना, ये लेटेस्ट है। अगर आपको है ना 200-125 की भी बुक मिलती है, ये वाली बुक, ये पुराना वर्जन है, 200-125 ये पुराना वर्जन है। लक्ष्मी नगर में जाना, अगर पुराने वर्जन की बुक मिलती है तो भी छोड़ना मत, ले लेना, वो भी अच्छी है। ठीक है, लेकिन उससे बोलना कि ये सिलेबस निकल गया, ये मुझे आधे रेट में दो। ये कोई नहीं खरीद रहा, उसको थोड़ा कन्विंस करना, क्योंकि आउटडेटेड है ये। लेकिन नई और पुरानी में कोई खास फर्क नहीं है, एक ही है दोनों। बस ऑटोमेशन और वायरलेस आपको पुरानी बुक में नहीं मिली, तो आप ऑटोमेशन और वायरलेस के जो पेजेस हैं वो नई बुक से प्रिंट कर सकते हैं, जो मैं PDF भेजूंगा आपको। तो पुरानी नोट बुक में सिर्फ दो टॉपिक्स का ही फर्क है केवल, ऑटोमेशन और वायरलेस, बस। बाकी दोनों एक ही है, मतलब दोनों में आपको 90% सिलेबस सेम है। तो अगर पुरानी बुक मिले तो उसके 500 रुपये से ज़्यादा मत देना, हो सके तो 200-300 में लेना इसको। नई बुक आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, 1000 रुपये तक मिलेगी, 1000 से 1500 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप, ये जो बुक आपको बहुत काम देगी, मैं रिकमेंड करूंगा एक बुक को खरीदो और पढ़ो इससे। PDF से भी पढ़ सकते हैं, मैं PDF भेजूंगा, उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि PDF से आप 1500-2000 पन्ने पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ आपको चश्मा लग जाएगा। राइट, अब 1000 रुपये के चक्कर में आंखें क्यों खराब कर रहे हैं? कंटेंट एक ही रहेगा, बात समझा है? जो आप हार्ड कॉपी में पढ़ेंगे वही कॉपी आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ेंगे। लेकिन क्या है, मैं सॉफ्ट कॉपी कभी रिकमेंड नहीं करता। सॉफ्ट कॉपी 1-2 पेज, 4-5 पेज की बात अलग है, वो आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक कभी भी सॉफ्ट कॉपी मत पढ़ना, उसका प्रिंट आउट निकालो देन पढ़ो। राइट, क्योंकि हमारी आंखें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यही निकल जाएंगी तो फिर मतलब क्या क्या पढ़ेंगे आप? चश्मा लग जाएगा तो और अच्छा नहीं लगेंगे। जैसे मैंने कुछ PDF पढ़ी, मुझे लग गया, मैं लगाता नहीं, वो बात की बात है, बट मुझे लगा हुआ है। मुझे ना बहुत ज़्यादा पास जाके देखना पड़ता है, क्योंकि मैंने PDF ज़्यादा पढ़ाई की है। राइट, और अगर आप लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं तो यहाँ पे नाइट मोड होता है, इसको चालू करके पढ़ें। और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो पहले सबसे पहले एक अरेंजमेंट करो, बिना लैपटॉप के नहीं हो पाएगा, ये चाहिए पड़ेगा आपको लैपटॉप। भले अभी सेकेंड हैंड देख लो 10-12 हज़ार का ना, वो होता ना, हम मिल जाएगा आपको नेहरू प्लेस में, 8-10 हज़ार में अच्छा मिल जाएगा। शीशे ने आपका निकल जाएगा उससे। शीशे ने करने का, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शीशे ने अच्छे से करो, जॉब पकड़ो, और जॉब पकड़ने के बाद एक अच्छा हार्डवेयर खरीदो, क्योंकि बिना लैपटॉप के लैब नहीं हो पाएगी। CCNP आपकी 4 GB रैम में नहीं हो पाएगा, या फिर कोई भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी करेंगे ना आप, जैसे आप क्लाउड में जाते हैं CCNA के बाद, तो कम से कम 16 GB रैम चाहिए उसमें। ठीक है, एक अच्छा हार्डवेयर बहुत जरूरी है आपके लिए। CCNA आपका 4 GB में निकल जाएगा, 4 GB रैम में आपका CCNA हो जाएगा। लेकिन क्या पूरी जिंदगी के बाद CCNA में अटकेंगे आप क्या? समझ में आया? तो सबसे पहले CCNA अच्छे से करो, एक जॉब पकड़ो,
कोई सी भी 15, 20, 25 हज़ार की पैसे इकट्ठे करो, क्योंकि आपका कम से कम स्टार्टिंग का 3 साल स्ट्रगल है। समझ में आया? अगर आपने कॉलेज अच्छा किया हो तो यहाँ स्ट्रगल नहीं होता। देखो स्ट्रगल जिंदगी में एक बार करना है, एक बार करना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी तक स्ट्रगल नहीं किया, ग्रेजुएशन में कोई स्ट्रगल नहीं होता। काय का स्ट्रगल किया आपने ग्रेजुएशन में? कोई पढ़ाई की है? मुझे पता है कैसे होते ग्रेजुएशन। 2 दिन पहले पढ़ के एग्जाम दे के आते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं की। 10, 12 भी ऐसे ही निकला। अगर आप 10, 12 इसमें अच्छा कर लेते तो आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यहाँ पे हैं क्योंकि आपने पहले पास में स्ट्रगल नहीं किया आपने। बात समझ आया? तो आपका पास्ट ही प्रेजेंट हुआ, पास्ट ही प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर है। अगर आप पास्ट में अच्छा स्ट्रगल, अच्छी मेहनत करते तो आप यहाँ नहीं होते, आपको फ्यूचर और कुछ होता। बात समझ आया? तो ऊपर कोई नहीं बैठा आपकी लाइफ को मैनेज करने के लिए, आपकी लाइफ को आपको मैनेज करना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। ठीक है? तो अभी आपको कम से कम 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब एक जॉब अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि अब मैं एक अच्छी जॉब ले सकता हूँ। ठीक है? तो बुक पे ध्यान रखना, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन को फोकस करो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि सामने जो आदमी बोले वो मुझे समझ में आ जाए और इंग्लिश बुक में पढ़ सकूँ, इतनी कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको किसी से बात भी नहीं करनी होती है, तो इंग्लिश की कोई मतलब ही नहीं निकलता। बात समझाया? जो भी काम होता है मेल से होता है। अगर आपका मैनेजर भी आपसे ऑर्डर नहीं देगा, जो कुछ भी कराना होगा मेल करेगा वो आपको, जो मेल होगा वही जाके हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हमें कम्युनिकेशन से खास लेने देना नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर आना चाहिए कि कोई मेल आया तो उसको पढ़ के समझ सकें, उसका रिप्लाई कर सकें, और अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका रिप्लाई कर सकें। मतलब इंग्लिश इतनी आना चाहिए कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप समझ सकें कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और अपने आंसर को आप उसको रख सकें। मतलब जो आप बोलना चाहते हैं अपनी बात उसको रख दें, इतनी इंग्लिश आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बात कर रहे हैं, यूएस जैसे बात कर रहे हैं, इंग्लैंड, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको। ये कॉल सेंटर वालों के लिए चाहिए होता है, जो बीपी में काम करते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि भाई प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड को सही प्रोनाउंस करो। आप कितनी भी गंदी इंग्लिश बोलें, वर्ड को कितना भी गंदा बोले, आईटी में सब चलता है, राइट? और सिर्फ इंडियंस मजाक उड़ाते हैं, फॉरेन वाले नहीं करते। यूएस में जाएंगे ना, आप कितनी भी गंदी इंग्लिश बोलेंगे वो समझ जाएंगे, वो रिस्पेक्ट भी करेंगे आपकी। और यहाँ पे अगर आपने एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो आपको पड़ोसी हंसेगा आप पे। भाई वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो आपकी एजुकेशन लेवल नहीं डिसाइड कर रहा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी आती है तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आपको उससे इतना मतलब है कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है, बस केवल एक भाषा आती है आपको, वो आपकी इंटेलिजेंट लेवल नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है इंडिया में जो माहौल है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो अच्छी इंग्लिश बोलेगा हम उसको स्मार्ट समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो वो हमसे भी ज़्यादा डंप है, हमसे भी ज़्यादा गधे हैं वो। ये जब मेंटलिटी आप दिमाग में लाएंगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस लाएंगे। ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं है। किसी को कोई चीज 1 महीने में आती है, किसी को 2 महीने में आती है, किसी को 6 महीने में आती है। समझ में सबको आएगी, बस टाइम का फर्क होता है। जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं उनको 1 घंटे में चीज समझ में आ जाएगी, वही चीज आपको 2 घंटे में समझ में आएगी। समझ में सबको आएगी। ठीक है? तो इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूँ कि देखो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है। मैं आपको फाइल भेज दूंगा, इस तरह का नेटवर्क तो बना लेंगे जैसे स्टैटिक में बनाया था, उसी तरह इसमें बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बस आपको करना क्या है, हमने स्टैटिक में क्या देखा था, इनडायरेक्टली नेटवर्क, अननोन नेटवर्क। यहां पे हम देखेंगे नोन नेटवर्क। जो नोन नेटवर्क है सिर्फ वही आपको देना है, अननोन से कोई मतलब नहीं था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिप को एक्टिवेट करना है। मैं R1 का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। R1 का रिप को एक्टिवेट करने के लिए कमांड है राउटर रिप, वर्जन देने के लिए वर्जन 2। और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे R1 में कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 20, तो नेटवर्क कमांड के बाद आपको यही देना है 10 20, और लूप बैक तो लूप बैक, नोट हो समथिंग, हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल, ये समराइज ना करने के लिए आप चाहें तो कमांड को स्किप भी कर सकते हैं, ना भी दें तो कोई बात नहीं। और वेरीफाई करने के लिए SOIP प्रोटोकॉल, SOIP राउट, ये वेरीफाई करने की कमांड है। ठीक है? तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, तो एक बार आप इसको कॉन्फ़िगर करके देखना, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, तो कर लेना ये लैब। क्या? कौन सा? अच्छा हाँ, बुक भी भेज देता हूँ।
क्या वो उसके 2 वर्जन है एक्चुअली, मतलब 2 बुक्स हैं। मैं आपको दोनों भेज रहा हूँ, एक सिस्को की ऑफिशियली वाली, ऑफिशियली मत पढ़ना अभी, बट रख लो कोई बात नहीं। एक है टॉड लैम्बडे की, आप टॉड लैम्बडे ही पढ़ना, ये टॉड लैम्बडे की बुक है, इसको पढ़ना। अब जैसे आपको मान के चलो रिप पढ़ना है, जैसे स्टैटिक राउटिंग, तो यहाँ पे सब चैप्टर होंगे आपके, देखो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे दिखाओ, भले ही पुराना है पर कोई बात नहीं। एक मिनट, एक और होगी, ठीक है ये रहा। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में इसका सिलेबस दिखाई देगा। देखो यहाँ से आपकी आईपी राउटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। आईपी राउटिंग क्या है, स्टैटिक राउटिंग क्या है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या है। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, डिफॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, तो आपको किस पेज में मिलेगा ये, इस पे, ठीक है। इसमें देखो आप चाहें तो आगे का भी देख सकते हैं, पर अगर आगे का समझ में ना आए ना तो प्रेशर मत लेना, राइट। क्योंकि जो मुझे जो चीज पता है भाई, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। अगर आपको नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो ऐसा समझो आप बहुत इंटेलिजेंट है। जो चीज आपने नहीं पढ़ी अगर वो आपको समझ में आ जाती तो, है ना। तो अभी जो जैसे रिप है, तो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं रिप को, थ्योरी है, नॉर्मल पढ़ के देखना, हो सकता है समझ में आ जाए, राइट। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे यहाँ पे 356, राइट, स्टैटिक राउटिंग है 357, तो 357 पे पहुँचते हैं। जैसे ये हमने दिखा दिया था, राइट, मॉनिटर ये क्या होता है, आई थिंक ऊपर चला गया। एक्चुअली इसमें थोड़ा पेज ऊपर नीचे है। अच्छा यहाँ पे मैं ऊपर वाले को देख रहा हूँ, यहाँ 357 इधर है, 357। ठीक है, जैसे ये स्टैटिक राउटिंग, राइट। अब देखो हमने जो पढ़ा था, अब यहाँ से पढ़ें। स्टैटिक राउटिंग इज अ प्रोसेस दैट इंश्योर व्हेन यू मैन्युअली ऐड द राउट इन ईच राउटर। समझ में आया लाइन, वही तो पढ़ा हमने, ठीक है। इन राउटिंग टेबल there are no pro and cons in static routing, but there are true for all routing approach. There are pros, तो क्या फायदे हैं, there are no overhead CPU, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी। अगर आप स्टोरी की टाइप में पढ़ेंगे सब आपको, जैसे सिंटेक्स क्या है, आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, मार्क्स, नेक्स्ट हॉप, आइदर एग्जिट इंटरफेस, एडी अभी हमने पढ़ी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, एंड पैरामीटर्स, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको बताएगा, जैसे सिंटेक्स इसी तरह से हमने स्टैटिक राउटिंग की, राइट। उसके बाद आपको राउट बता रहा है, इस तरह से आप राउट कर लो, है ना। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है देखने के लिए, डू रन बिगनिंग, ये एक्चुअली पाइप कमांड होती है, जिसमें आप सारा रनिंग नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ स्टैटिक की देखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
कमांड भी दे रखी है, आउटपुट भी दे रखा है, तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा इसका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा दिन भर में 50 पेज पढ़ लो, एक दिन में टारगेट रखो 2 या 3 पेज पढ़ना बस, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आपका जो सीखने का बेस होगा बहुत स्ट्रांग होगा। और आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग से पढ़ें तो और अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट पेज से पढ़ते हैं इसको तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो मैं आपको ये भेज देता हूँ ये